दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आपने कभी भारत के पड़ोसी देशों को गौर से देखा है? क्या उनके बारे में कभी आप लोग सोचते हैं कि वहां पर इतने हालात क्यों खराब हो जाते हैं? पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है, नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है, आप खबरें देख रहे हैं। म्यांमार में 2021 में तख्ता पलट हो चुका है, बांग्लादेश में 2024 में तख्ता पलट हो चुका है, 2022 में श्रीलंका में तख्ता पलट हो चुका है। ना सिर्फ तख्ता पलट बल्कि प्रधानमंत्रियों को कुर्सी से उतारकर भगा दिया जाता है, देश छोड़कर वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग जाते हैं। क्या कभी आप लोगों ने इस बारे में सोचा है कि ये सब भारत में, हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब दिया है सीजेआई बी आर गवई साहब ने। देश के 52वें सीजेआई बी आर गवई अपने बयानों को लेकर, अपनी टिप्पणी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। हालांकि नेपाल में जो कुछ घटनाक्रम घट रहा है उसको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई भी वक्तव्य नहीं दिया है, लेकिन जो बात सीजेआई बी आर गवई साहब ने कही है उसने सबका दिल जीत लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बी आर गवई हाल ही में नेपाल की यात्रा पर गए थे और वहां उन्होंने नेपाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश मानसिंह राउत से मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में भी दर्शन किया और दीप जलाकर शांति की कामना की थी। और अब जब बी आर गवई साहब को पता चला कि नेपाल में हालात भयावह हो चुके हैं, वहां पर मारकाट मची हुई है, वहां के राष्ट्रपति, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, तो फिर उन्होंने अपनी टिप्पणी इस पर की है। उन्होंने देश को यह बताया है कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हमारे देश में आखिर ऐसी क्या खासियत है कि पड़ोसी देशों में सब कुछ हो रहा है लेकिन हमारे देश में नहीं हो रहा है। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह बी आर गवई साहब ने बताई है, संविधान को। पूरा बयान मैं आपको बताने जा रहा हूं, बी आर गवई ने एग्जैक्टली कहा क्या है। तो सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। हेडलाइन देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप, लिखा है कि हमें अपने संविधान पर गर्व, नेपाल में चल रही उथल पुथल पर सीजेआई बी आर गवई की टिप्पणी। नेपाल और बांग्लादेश में अशांति के बीच बोले सीजेआई बी आर गवई, तो पड़ोसी देश नेपाल में चल रही जबरदस्त अस्थिरता और हिंसा के माहौल के बीच सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने जो टिप्पणी की उसे ध्यान से सुनने की जरूरत है। गवई साहब ने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। जब हम पड़ोसी देशों में हो रही घटनाओं को देखते हैं, जैसे कल नेपाल में हुआ, जस्टिस विक्रमनाथ ने भी बांग्लादेश में पिछले साल हुए इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा, हां, बांग्लादेश में भी। तो यहां पर एक बड़ी बात क्या कह रहे हैं बी आर गवई? वो कह रहे हैं कि हमें अपने संविधान पर गर्व है, यानी जो हमारा संविधान है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है, बहुत ही पवित्र दस्तावेज है, जिसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। पूरा देश संविधान से चल रहा है, पूरा देश संविधान से चल रहा है। यहां पर एक लोकतांत्रिक सिस्टम है, गणतंत्र है, यहां पर लोकतंत्र है यहां पर। और शायद इसीलिए आजादी के बाद हमारे देश में कभी भी ऐसे हालात पैदा नहीं हुए कि किसी प्रधानमंत्री को गद्दी से उतारा जाए या फिर वहां तख्ता पलट किया जाए, सेना आकर प्रधानमंत्री को ही हटा दे, राष्ट्रपति आकर प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए और इसका सीधा क्रेडिट जाता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को। दोस्तों, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो बी आर गवई साहब हैं वो पक्के अंबेडकरवादी हैं। देश के पहले बौद्ध सीजेआई हैं बी आर गवई साहब। हाल ही में एससी एसटी जो एक्ट है दोस्तों, वो जो कानून है उसको और ज्यादा मजबूत किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि एससी एसटी एक्ट में जो भी दोषी होगा उसे जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो बी आर गवई साहब का फैसला है, ये बहुत सराहनीय पहल है बी आर गवई साहब की। और बी आर गवई साहब अगर अंबेडकरवादी नहीं होते, बाकी सीजेआईज की तरह होते, तो वो नेपाल में चल रही अस्थिरता और हिंसा के माहौल के बीच इस तरह का बयान नहीं देते। तो सीजेआई बी आर गवई ने यह बयान देकर तमाम लोगों का दिल जीत लिया है। वो लोग जो संविधान पर भरोसा करते हैं, जिन्हें लोकतंत्र से प्यार है, वो लोग सीजेआई बी आर गवई का बयान सुनकर गदगद नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बी आर गवई साहब ने यह टिप्पणी तब की जब वो राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए 14 सवालों की सूची पर सुनवाई कर रहे थे। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, जैसे बी आर गवई साहब ने सीजेआई की कुर्सी संभाली, तुरंत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से 14 सवालों की सूची आ गई,
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है? क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के लिए बाध्य है? तो इन्हीं 14 सवालों पर सुनवाई करने के लिए बी.आर. गवई साहब ने 5 जजों की पीठ गठित की थी। सीजेआई साहब ने खुद ही इस बेंच की अध्यक्षता की और 5 जजों की जब मैं बात करूं तो इसमें जस्टिस सूर्यकांत है, विक्रमनाथ हैं, पी.एस. नरसिम्हा हैं, जस्टिस ए.एस. चंदुरकर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सवाल इसीलिए पूछे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने तमिलनाडु के राज्यपाल की संदर्भ में एक फैसला सुनाया था। अगर कोई बिल राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उस पर कुंडली मारकर नहीं बैठेगा, उस पर तुरंत हस्ताक्षर करेगा। एक तिथि घोषित की थी, एक समय सीमा निर्धारित की थी, 3 महीने सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बवाल मचा और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जब ये फैसला दिया था तो उस समय हमारे उपराष्ट्रपति थे जो अब गुमशुदा हो चुके हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जगदीप धनखड़ साहब जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया तो यही जगदीप धनखड़ कह रहे थे कि एससी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मिसाइल का काम कर रहा है। आर्टिकल 142 को ये मिसाइल बता रहे थे। अरे आर्टिकल 142 कहां से आया? संविधान में लिखा है, संविधान में, जिसकी वजह से हमारा देश मजबूत है। यहां पर कभी अराजकता नहीं फैली, कभी कोई तख्ता पलट नहीं हुआ। और आज दोस्तों जगदीप धनखड़ की हालत क्या है? धनखड़ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनसे इस्तीफा लिया गया। धनखड़ के बारे में हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि आजकल धनखड़ कहां हैं, मीडिया के सामने कब आएंगे? तो नेपाल में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है उस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं सीजेआई बी.आर. गवई साहब और कह रहे हैं कि हमें गर्व होना चाहिए अपने संविधान पर। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि संविधान के कारण ही हमारे देश में स्थिरता बनी हुई है, शांति बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद कुछ अराजक तत्व, कुछ ऐसे लोग जो इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि संविधान पर समय समय पर हमला होता रहता है। बड़े बड़े नेता संविधान पर हमला करते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्वालियर हाईकोर्ट में जब बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने का विरोध हो रहा है, जो कि संविधान निर्माता हैं, तो क्या ये संविधान का ही विरोध नहीं है? क्या बाबा साहेब का विरोध अपने आप में संविधान का विरोध नहीं है? और बाबा साहेब का विरोध कहाँ नहीं होता, कौन नहीं करता? हर वो मनुवादी और सामंती सोच का व्यक्ति करता है जो इस देश को मनुस्मृति के अनुसार चलाना चाहता है, संविधान को खत्म कर देना चाहता है। जो हक, जो न्याय, जो समानता दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजनों को मिली, उसको छीनकर दोबारा से उनको गुलाम बना देना चाहता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी संविधान का पक्षधर नहीं हो सकता। और इसीलिए ये बात बड़े गर्व की है, जैसा कि सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा, संविधान पर हमें गर्व होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें बाबा साहेब पर गर्व होना चाहिए। और जहां पर बाबा साहेब का अपमान होता है तो सीधे सीधे वो संविधान का अपमान है। और अगर देश को बचाना है, देश में शांति कायम रखनी है, स्थिरता बनाए रखनी है, तो जातिवाद को पूरी तरह से खत्म करना होगा। दोस्तों आप सब जानते हैं कि नेपाल में जो हिंसा हुई, जो अराजकता फैली, जो आंदोलन हुआ, उसके पीछे एक बड़ा कारण जातिवादी मानसिकता थी। क्योंकि हर पद पर, हर बड़े पदों पर जो सत्ता है, जो राजनीति है, उसमें जो वहाँ के बहुजन हैं उनकी भागीदारी ही नहीं थी। इससे वो समय के साथ साथ आक्रोशित हो उठे, उनके अंदर एक आंदोलन की आग जलने लगी। और जब वो आंदोलन की आग पूरे देश में फैल गई तो आप देख लीजिए वहाँ के नेताओं का क्या हाल बना दिया। वहाँ के नेता देश छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, अपनी जान की सलामती मना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब हमें संविधान मिला है, जब भारत में संविधान है, तो संविधान का विरोध क्यों होता है, बाबा साहेब का विरोध क्यों होता है? आपका क्या मानना है? क्या भारत में कभी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं? और अगर पैदा हो सकते हैं तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? ये कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।